Hello guys, welcome back to my channel, the Royal Intelligence Academy. Now I am Dilshad Ali. तो आप लोगों ने आज का हेडिंग तो देख ही लिया होगा। आज मैं एमसीक्यू करवाने जा रहा हूँ क्योंकि हमारे एग्जाम का जो शेड्यूल था, है ना, वो तो चेंज हुआ ही है। प्लस में उसका जो सिलेबस का जो पैटर्न था, वो भी थोड़ा चेंज हुआ है। और जो एग्जाम का वो था अपना पैटर्न, वो भी थोड़ा चेंज हो गया है ना। तो गवर्नमेंट ने वैसे भी कह दिया है कि इस साल से एमसीक्यूज आएंगे, है ना। तो एमसीक्यूज जो है वो मैं अब कराना स्टार्ट कर रहा हूँ। इस एमसीक्यू में सीबीएसई से लेकर के जेई और नीट लेवल के भी एमसीक्यू प्रेजेंट हैं, राइट। तो आज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो भी ऊपर आ ही रहा होगा, है ना, आई बटन पे। तो आप लोग वीडियो भी देख लेना अगर इस कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ना है तो, ठीक है ना। वैसे अगर पढ़ रखा है मेरे से और वीडियोस आपने पहले देख रखा है ना, तो आप इस न्यूमेरिकल को अब देख सकते हैं, है ना। और जिन लोगों ने नहीं वीडियो देखा है, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, पहले वो जाके वीडियो देख लें, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट देन न्यूमेरिकल। पहले न्यूमेरिकल करोगे कुछ समझ नहीं आएगा, बस टाइम पास हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले वीडियोस देखो, देन न्यूमेरिकल। अगर आप भूल चुके हो कंटेंट तो रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, राइट। इसमें जो 42 क्वेश्चन है ना, 42वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा है द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/10 केसीएल, है ना, नॉर्मेलिटी गिवन है केसीएल की। सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन है 0.0212 पर ओम पर सेंटीमीटर। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग दिस सॉल्यूशन इज, कितना है, 55 ओम। तो रेजिस्टेंस भी आपको गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कापा भी गिवन है, नॉर्मेलिटी और टेम्परेचर गिवन है। पूछा है द सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट क्या होगा, राइट। तो आपसे जिस जो भी चीज आपसे पूछा है ना, सबसे पहले क्या करना है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। सेल कांस्टेंट पूछा है। अब सेल कांस्टेंट हमारा होता है जी स्टार सिंबल, इसका फॉर्मूला होता है एल अपॉन में ए, है ना। तो आपसे जी स्टार पूछा है क्या होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको लेके चलता हूँ न्यूमेरिकल की तरफ। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करना, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई करना, खुद ट्राई हो जाएगा, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखना, ओके। ओके चलो। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जो जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, आप लोग पहले उसको लिख लो। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, देखो टेम्परेचर का तो वैसे इसमें कुछ खास काम नहीं है ना। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा था, फिर भी कोई बात नहीं है। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस गिवन था, है ना। रेजिस्टेंस कितना था, 55 ओम। और इसके अलावा क्या गिवन था, कापा गिवन था मेरे को, राइट। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, हाँ कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी भी कहते हैं इसको। ये गिवन था कितना, 0.0212। इसकी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, केवल वैल्यू लिख रहा हूँ क्योंकि मैं करा रहा हूँ मैं, राइट। तो ये कापा और आर गिवन है। पूछा क्या है, जी स्टार बताओ क्या है। तो किसी भी न्यूमेरिकल को करने का यही तरीका होता है, जो गिवन है उसको लिख लो और फिर फॉर्मूले को सर्च करो। तो याद है मैंने आपको कंडक्टिविटी जब पढ़ाया तो उसमें ये फॉर्मूला बताया था, के इक्वल टू में जी और जी स्टार, है ना, याद आ रहा होगा, के जी और जी स्टार। तो हमसे उन्होंने पूछा क्या भाई, जी स्टार पूछा है ना। कापा गिवन है, कापा हमको गिवन है, राइट। और जी को हम नीचे भेज देते हैं अगर, तो हमारा जी स्टार का फॉर्मूला ये बन जाता है। और 1/जी, वन ये ना, वन ले लो, 1/जी। ये 1/जी क्या बन जाएगा भाई, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जी स्टार क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, है ना, इनटू कापा, राइट। अब देखो रेजिस्टेंस आपको गिवन है 55, कापा भी गिवन है 0.0212। कुछ बचा है इसमें बताओ, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना गाइस, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.166, है ना। और सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है पर सेंटीमीटर। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में आपके पास है, 1.16, है ना, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, राइट। देखो गाइस किसी भी एमसीक्यू को करो कभी भी, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो पूछा है उसको सिंबल के रूप में लिख लेना आप, और फिर फॉर्मूला सर्च करना होता है अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा।
ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक होता है एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन को पढ़ते ही, है ना, आप ऑप्शन मत देखो। कभी कभार क्या होता है, ऑप्शन अगर मान लो आसपास होता, मान लो मेरा आंसर है 1.166, है ना, और यहाँ पे लिखा होता 1.56, यहाँ पे लिखा होता 1.58, है ना। एक बार एम्स के क्वेश्चन क्वेश्चन था, उसमें ऐसा पूछ दिया गया था। तो बहुत ज्यादा अगर पास पास होते हैं तो उस समय अंदाजा करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो वैसे भी दूर दूर से तुमने डायरेक्ट खोज लिया हमारा आंसर क्या है। देखो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, ऑप्शन कभी भी जो दिया होता है ना, उसमें जो रॉन्ग, मान लो हमें हम सही आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना, तो जो हमें रॉन्ग दिख रहा है पहले उसको एलिमिनेट कर लो। तो जब रॉन्ग आपको पता चल जाएगा कि ये नहीं हो सकता है, तो रॉन्ग वाले को हटा दोगे, तो जो लास्ट वन बचेगा दैट विल बी योर आंसर। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड ये भी है कि आप ऑप्शन को देखो ही मत, ये ऑप्शन जो गिवन है इसको देखो ही मत, सीधा गिवन डाटा है जो पूछा है उसको निकालो और आंसर में डायरेक्ट जाके चेक करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। एमसीक्यू में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कंफ्यूजन, है ना, और कंफ्यूजन को हटाने के तरीके होते हैं। ठीक है। कभी कभार जब हमें क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर मालूम होता है, जब आंसर मालूम होता है तो सीधा उसी पे जाके टिक करो, आंसर ढूंढ करके, बाकी ऑप्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आप ध्यान देते हो तो हो सकता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है ना। अब देखो 43 में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही कंडक्टेंस करते हैं, और उनके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस कहते हैं। तो पूछा यह है, द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन, देखो ऊपर डेफिनेशन बता दिया है और नीचे पूछा है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किस पे डिपेंड है ना। तो देखो भाई, नेचर ऑफ द मेटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, बिल्कुल ठीक बात है। नेचर मतलब मेटल जितना बढ़िया होगा उतना फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। स्ट्रक्चर मतलब मेटल का साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कंडक्टेंस के लिए, है ना। फिर देखो यहाँ नीचे लिखा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, भाई इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस। फिर देखो चेंज इन टेम्परेचर, बिल्कुल ये टेम्परेचर चेंज करने पे कंडक्शन इंक्रीज हो जाती है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो ये सारे ही मुझे ऑप्शन क्या लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 44। 44 में देखो वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गया है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। और फिल इन द ब्लैंक्स तो वही करेगा जिसको लाइन टू लाइन ढंग से पढ़ रखा हो। ठीक है ना। पूछा है द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज न्यूट्रल, बोला है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑलवेज न्यूट्रल होता है। भाई कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल कब होता है, जब उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो, है ना, मतलब कैटायन एनायन क्या हो, इक्वल हो। तो बोला है न्यूट्रल बिकॉज द टोटल चार्ज, है ना, ऑन कैटायन इज इक्वल टू एनायन कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो एनायन इज इक्वल टू कैटायन। तो पहला दूसरा तो चलो ठीक है, कैटायन या एनायन ही आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है थर्ड वन, है ना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या है आपके पास, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ऑप्शन दिखाई दे। ठीक है, ये देखो, देखो कैटायन एनायन यहाँ पे नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। देखो एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, है ना। देखो कैटायंस और टोटल चार्ज ऑन एनायंस, ठीक है ना। चलो एक बार इसको देख लेंगे, कैटायन और आयनिक चार्ज, चलो ये भी देख लेंगे। कैटायन और पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो ए और बी मेरा एलिमिनेट हो चुका है। अब मुझे ढूंढना है बी और सी में से, तो आगे बढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना। अनलाइक द मेटल मेटालिक कंडक्टर, द इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट बाय वर्टू ऑफ मूवमेंट ऑफ इट्स। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयंस के द्वारा क्या करते हैं, मूव, कंडक्शन करते हैं, राइट। तो यहाँ पे लिखा है आयंस और यहाँ पे लिखा है एनायंस, देखो गलत हो गया ना, मतलब सी भी मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो बच कौन गया, अब बी। तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कैसे करेंगे अगर ऑप्शन सारे सिमिलर सिमिलर हैं, देख लो सारे ऑप्शन देखने में सिमिलर ही लग रहा है। अब मान लो मेरे को अभी भी, मान लो ऊपर, मान लो यहाँ भी एनायंस एनायंस लिखा है, यहाँ भी एनायंस लिखा होता, तब क्या करता मैं, तब मैं लास्ट वन चेक करता, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए मेटल टेंड टू गो इनटू सॉल्यूशन इन टर्म ऑफ पॉजिटिव आयन। देखो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में किसी चीज का जाना, तो कोई भी चीज पॉजिटिव कब बनती है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मतलब ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन केवल केवल मुझे इसी ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है,
तो कहने का मतलब यही है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो अगर सारे ऑप्शन में सिमिलर डाटा लगभग लोग गिवन है तो। ठीक है ना, अगर सारी डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कभी कभार चारों ही सही होते हैं तो वहां एलिमिनेशन मत यूज कर लेना, जैसे अभी इससे ऊपर वाले में चारों ही सही थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है ना, अब देखो 45 में आपको क्या बोला है, व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ अ सेल। मतलब लैम्डा इक्यू पूछा है उसने, व्हाट इज बोल दिया, मतलब लैम्डा इक्यू मन में आ जाना चाहिए एकदम से। लैम्डा इक्यू पूछा है उससे, इन विच, है ना, देखो कंसंट्रेशन गिवन है 0.5 एन, मतलब नॉर्मेलिटी सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ, रेजिस्टेंस भी गिवन है आपको, हुज इलेक्ट्रोड आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ये लेंथ है ना, और ये एरिया है ना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इन एरिया, है ना। वैसे तो हम यूनिट से पहचान जाते हैं कौन एरिया है या कौन लेंथ है। तो हमें एल गिवन है, एन गिवन है, आर गिवन है, एरिया गिवन है। पूछा है कि लैम्डा इक्यू बता दो, क्या इसमें कुछ बाकी रह गया है, ये बताओ। है ना, सीधा फॉर्मूला लगाना लैम्डा इक्यू वाला। लैम्डा इक्यू क्या होता है, कापा इंटू में 1000/n। ठीक है, अब एन तो गिवन है, अब कापा, कापा निकालने का फॉर्मूला मालूम ही है। कापा क्या होता है भाई, कापा होता है जी और जी स्टार, है ना। तो कापा निकालना है मुझे, जी, है ना। अब देखो जी क्या हो जाएगा मेरा, 1/r, आर मुझे गिवन है, ठीक है ना, इंटू जी स्टार क्या होता है भाई, L/A, एल भी गिवन है और ए भी गिवन है। कापा निकल जाएगा, कापा को यहाँ पुट करना है, नॉर्मलिटी गिवन है, ये निकल जाएगा। ठीक है ना, इसको एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है ना, और आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कितना आ रहा है। ठीक है ना। ओके गाइस, मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको कितना आ रहा है। इसका आंसर है 20, ये बी ऑप्शन है आपका। ठीक है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बस स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं कि एमसीक्यू करना कैसे है आपको एग्जाम में। ठीक है ना, तो हमेशा गिवन डाटा के अकॉर्डिंग फॉर्मूला को सर्च करना है, और उस फॉर्मूले को सिंप्लीफाइड करके आंसर निकाल लेना है बस। ठीक है, एमसीक्यू बहुत अच्छा है अगर आपको कमांड है कॉन्सेप्ट के ऊपर तब। अब नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46, मैच द कॉलम, कॉलम को मैच करना है ना। अब ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है भाई, ऑप्शन मिटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन हटा देते हैं। देखो सबसे पहले, देखो जी स्टार अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, ये L/A होता है। ठीक है ना, और ये देखिए आप, लैम्डा एम, है ना। अब देखो लैम्डा एम क्या होगा, है ना, ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले ये हैं, एक तो होता है के इंटू वॉल्यूम, और एक होता है आपके पास कापा इंटू में 1000/m। ठीक है ना, तो अगर मैं 1000 को हटा देता हूँ, इग्नोर मारता हूँ, तो ये मेरा कंसंट्रेशन हो गया और ये कापा हो गया मेरा। मतलब मेरा ऑप्शन क्या आ रहा है, सी आ रहा है पहले का। ठीक है ना, तो पहले का क्या आ रहा है, इनका सी आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो रेजिस्टेंस का रॉ L/A, जीता जागता एग्जाम्पल। ठीक है ना, बात समझ आ गई आपको या नहीं आया अभी। देखो, अब देखो कापा का फॉर्मूला हमको मालूम है, कापा का फॉर्मूला होता है जी और जी स्टार, राइट। कंडक्टेंस क्या होता है, 1/r, और जी स्टार को वैसे ही रहने दो, तो जी स्टार अपॉन आर किसका हो गया भाई, ऑप्शन 4 का आ गया। ठीक है ना, तो देखो ऑप्शन नहीं देखेंगे अगर हमें क्वेश्चन या फॉर्मूला मालूम है अच्छे से। ठीक है ना, और फिर उस ऑप्शन को नीचे जाकर के क्या करना है, मैच कर लेना है आपको, किस में आ रहा है कि किस में नहीं आ रहा है, राइट। तो 40वां क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया है, ऑप्शन ए का आंसर दिया है थर्ड, तो ऑप्शन ए का आंसर थर्ड सिर्फ इसी में गिवन है मेरे को, है ना, इसी में गिवन है मेरे को, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, बी। मतलब मुझे कुछ देखना ही नहीं है अब। ठीक है, और ये तो ठीक है, मैंने पूरा पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किसका क्या क्या है, लेकिन एग्जाम में आपके पास समय नहीं होता भाई साहब। ठीक है भाई, तो एग्जाम में आपको ये भी नहीं करना है, एग्जाम में आपको जस्ट करना क्या है, पहले का आपने देख लिया, सी ऑप्शन है, सर्च मारो, यही डिफरेंट नजर आ रहा है मुझे, ये टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ, बाकी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, एग्जाम में इस मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो जब ऑप्शन सारे डिफरेंट हो तो एक को देख लो मैचिंग में, वो देखो एक कहाँ पे सही गिवन है, उसी को टच कर दो बस। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 47 है। ठीक है, पूछा यूनिट्स ऑफ द प्रॉपर्टीज मेजर्ड आर गिवन बिलो, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज हैज नॉट बीन मेच्ड करेक्टली, राइट। बोला कौन सा प्रॉपर्टी मैच नहीं है करेक्टली, आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या है,
प्रॉपर्टीज और उसकी यूनिट दे रखा है। मोलर कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई? पर ओम, इसको साइमन भी कहते हैं, है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर ले लो, पर मोल ले लो। तो भाई मुझे तो ये सही लग रहा है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेल कांस्टेंट का पर सेंटीमीटर होता है, तो पर मीटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बी भी सही है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, मतलब कापा, है ना। कापा की यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर, क्या यही होता है कापा की यूनिट? हाँ, यही होता है। आप लोग ध्यान दो, कापा की यूनिट क्या निकलवाई थी मैंने निकाला था पर ओम पर सेंटीमीटर। मैंने निकलवाया था आपको पर ओम पर सेंटीमीटर। तो ये तो भैया साइमन बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास पर सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे होना चाहिए था एम स्क्वायर की जगह एम की पावर -1। तो भैया मुझे यही गलत लग रहा है, बाकी को तो देखने का सवाल ही नहीं है। जब पता चल गया गलत कौन सा है, तो उसने पूछा है ना आपसे कौन सा गलत है, तुम्हारा डी गलत है, ठीक है भाई। 47 का ऑप्शन क्या हो गया? सी। ठीक है ना। तो भाई एमसीक्यू वही कर पाएगा जिसको डाटा करेक्ट याद है या चीजें पता है ना। देखो अब मेरे को भी याद नहीं है, वो तो फॉर्मूले से निकाला है मैंने एक, ठीक है ना। तो फॉर्मूला से आप भी निकाल सकते हो। ओके। 48, 48 क्वेश्चन में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 एम सोल्यूशन, कंसंट्रेशन गिवन है भाई ऑफ केसीएल की एट 298 केल्विन, टेम्परेचर की नहीं जरूरत है हमें। इफ इट्स कंडक्टिविटी इज, है ना, देखो साइमन पर सेंटीमीटर नीचे ही दे रखा है कंडक्टिविटी साइमन पर सेंटीमीटर। तो मुझे कापा गिवन है और कंसंट्रेशन गिवन है, तो मोलर कंडक्टिविटी पूछा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी बचा ही नहीं है। लैम्डा एम इक्वल टू में कापा इंटू में 1000 बाया एम। एम गिवन है, कापा निकाल, कापा भी गिवन है, सब कुछ तो गिवन है, कुछ निकालना ही नहीं है, बस पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो 48 क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर सकते हो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर भी मैं आंसर बता के जाऊंगा। 48 का ऑप्शन सी है, आप लोग निकाल के चेक कर लेना, ठीक है ना। अगर डिफरेंट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, नहीं आता है तो थैंक्स लिख देना, ठीक है। ओके। कुछ बच्चे तो बस आते हैं मुंह बंद करके चीजें पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। यार तुम कमेंट करोगे ना तो मैं तुमसे वो हो जाऊंगा मोटिवेट, मेरे को भी मन करेगा कि हाँ यार बच्चे मेरे लिए काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मुझे उनके लिए कुछ नया करना है। जब आप कमेंट ही नहीं करोगे तो यार मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो लगता है मैं ही खुद देख के चला जा रहा हूँ, तो फिर मेरा इंटरेस्ट कम हो जाएगा ना। कंटेंट आपको ठीक लगता है तो आप लोग थोड़ा किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बेझिझक कमेंट किया करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन। बोला है मोलर कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, देखो मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, मतलब कंसंट्रेशन। अब किसकी पूछा मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम किसकी होगी, तो मैक्सिमम उसी की होगी जिसकी एम मिनिमम होगी, जिसकी एम क्या होगी, मिनिमम। अब यहाँ पे हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, तो ज्यादा उसी की होगी जिसका एम मिनिमम होगा, राइट। तो एम मिनिमम किसका है ना। अब ये तो ऑप्शन में ऐसे ही दिख रहा है मुझे, ये देखो 0.01, कुछ देखना ही नहीं है यार, सीधा ऑप्शन टिक करो, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं लैम्डा एम के ऊपर ऑलरेडी फॉर्मूला लिखवा के आ रहा हूँ, ये देखो मुझे यहीं से दिख रहा है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, तो उसकी ज्यादा होगी जिसका एम कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। खत्म क्वेश्चन, देख रहे हो ना, ये एमसीक्यू है ना, हो जाएगा ना। ओके। मुझे लगता है सीबीएसई में इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे। वैसे एक बात बता दो, ये मेरे एमसीक्यू में नीट जेई और सीबीएसई के जो एग्जाम्पलर हैं उन सबका मिक्सचर क्वेश्चन है इसमें, सबका क्वेश्चन है इसमें, है ना, कंबाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो इसमें जो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो इसमें आपको सीबीएसई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जेई के, है ना, एडवांस के भी होंगे, और क्या कहते हैं नीट के भी क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के। तो बहुत अच्छा है एमसीक्यू, है ना, आप लोग करो, और लोगों को वीडियो शेयर जरूर करना, है ना, ताकि वो लोग मिले और यहाँ पे जुड़े हम लोगों से, ठीक है ना। क्योंकि अब पेपर इसी बेस पे आने वाला है, फर्स्ट वाला आपका फर्स्ट टर्म का। तो फिर मैं इसी बेस पे आपको कोशिश करूंगा कि जो भी आपका सिलेबस है उसके लिए मैं एमसीक्यू के शॉर्ट्स जरूर डालूं, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा था स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा, है ना, सिंबल के साथ साथ पढ़ेंगे। कापा ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एजीसीएल इज 25 एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इतना। तो कापा हमें गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁵, ठीक है ना। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, पूछा क्या है, एस पूछा है, सॉल्युबिलिटी बताइए, ठीक है ना, ऑफ एजीसीएल इन वाटर, ठीक है जी। इफ लिमिटिंग मोलर, है ना, कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम
एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl इज इतना, तो लैम्डा एम आपको गिवन है। ठीक है ना, तो पूछा है क्या होगा। तो भाई इसके लिए भी कुछ भी नहीं है यार, ये भी तुमको पढ़ा रखा है मैंने। मैंने पढ़ाया था तुम लोग को कि लैम्डा एम नॉट फॉर्मूला जो होता है वही लिखना है आपको। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है, कापा इनटू में 1000/m। फिर मैंने बताया था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में m को मैं s मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, m को s मानता हूँ मैं। तो m अगर मेरा s हो गया तो यहाँ से s का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कापा इनटू में 1000/λm0। अब बताओ, कापा भी गिवन है, m नॉट भी गिवन है, तो s निकल जाएगा ना। ठीक है, सिर्फ पुट करना, आंसर निकालना है। ठीक है, तो इतना तो तुम कर ही सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना। काफी लो स्टैंडर्ड तो है नहीं कि हम डिवाइड मल्टीप्लाई ना कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप लोगों से हो जाएगा, आप लोग कर लेना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना आप लोग, ठीक है ना। ओके, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और फिर कमेंट बॉक्स में अभी लिख दो, मैं आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आएगा सी। आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, अगर ईमानदार हो तो। ठीक है ना, क्योंकि बोलने पे भी नहीं कर रहे हो तो मतलब बेईमान हो, कर रहे हो तो ईमानदार हो। ठीक है ना, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेके चले जाना। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, है ना। केवल मैंने कंडक्टेंस के ऊपर ही न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, है ना। डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे न्यूमेरिकल बनाऊंगा, मतलब एक टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बन सकते हैं ना, उन सबको एक साथ, है ना। इससे क्या होगा, टॉपिक भी रिवाइज, क्वेश्चन भी रिवाइज, खत्म कहानी। ओके, तो ऐसे ही तैयारी किया करो। ओके, 51 क्वेश्चन में क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 m NaCl, कंसंट्रेशन गिवन है जी, मोलैरिटी, है ना, इज इतना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कापा गिवन है, लो कापा गिवन है और m गिवन है। पूछा है मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m बता दो, कुछ भी नहीं है, फिर से वही फॉर्मूला आ गया, है ना। लैम्डा m इक्वल टू में कापा इंटू में 1000/m। कापा गिवन है, m गिवन है, पुट कर दो, जस्ट पुट करके और आंसर निकाल लो इसका, है ना। तो 51 में भी टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आप लोग निकालोगे। ठीक है, ओके, निकाल के आंसर बता देना, पॉज कर लो, निकाल लो। तो 51 का आपका आंसर आ रहा होगा ए। अगर आंसर डिफरेंट आएगा तो जरूर बताना, ठीक है ना। ओके, अब देखो, यहाँ पर कुछ बातें गिवन है। बोल रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 52 से लेकर क्वेश्चन नंबर 53, मतलब दो ही क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैराग्राफ। दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। ठीक है ना, तो याद है मैंने पढ़ाया था डीबे हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। ठीक है ना, तो डीबे हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन है ये बताया था मैंने। लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट के बीच में रिलेशन देता है। इसका ग्राफ भी पढ़ाया था मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है ना, ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन देखते हैं बस। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट मालूम है आपको, पढ़ लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो ये पैराग्राफ जरूर पढ़ लो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखो। बोला है NaCl, MgCl2 एंड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना, आर नॉन एज, है ना। अब इनके बारे में बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो पहले ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं हम लोग। पूछ रहा है कि NaCl क्या 1 1 टाइप है, MgCl2 क्या 2 1 टाइप है, या फिर CaSO4 क्या 2 2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। तो पहले चेक कर लेते हैं। देखो भाई NaCl, है ना, मैं यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें। NaCl को तोड़ोगे तो Na प्लस और Cl माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे +1 चार्ज है और यहाँ पे -1, तो ठीक है भाई, 1 1 टाइप का है सॉल्ट, राइट। MgCl2 को तोड़ो, तो MgCl2 को तोड़ने पर मुझे मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और 2 क्लोरीन पे 1 नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे 2 चार्ज आ रहा है और यहाँ पे 1 चार्ज आ रहा है, मतलब ये 2 1 टाइप का है ना। माइनस प्लस नहीं देखना है, सिर्फ देखना है चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी आ रही है, राइट। सिमिलरली CaSO4 में तोड़ोगे तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव और SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव, तो इस पे भी 2 आ रहा है, इस पे भी 2 आ रहा है मैग्नीट्यूड। तो ये 2 2 टाइप का सॉल्ट है। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट आ रहा है। जब मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आ ही रहा है तो बाकी को पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। दैट इज द एलिमिनेशन मेथड, मैंने बताया ना अभी आपको।
जब आपको ऑप्शन मिल ही रहा है तो बाकी को पढ़ के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब 53 पे चलते हैं। देखो, इन क्वेश्चन को ये निकालने का तरीका मालूम पड़ गया होगा। पहले पढ़ रहे होगे तो तुम सोच रहोगे यार क्या है ये 1 1 2 1 2 2 टाइप, है ना। लेकिन आपको पता चल गया कि यहाँ पे चार्जेस देखने हैं। क्या देखना है? चार्जेस के मैग्नीट्यूड को देखकर कंपेयर करना है कैटायन और एनायन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो अब हमें रिलेशन तो पता ही है। स्टेटमेंट पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो मैं यार स्टेटमेंट क्यों पढ़ूं जब मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है ना। मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन, है ना, मतलब मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी, इसके बीच में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर मेरी बात सुनो, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी रिलेशन बहुत सारे पढ़ा रखे हैं। ठीक है ना। देखो यहाँ पर मैंने तुम लोग को पढ़ाया है कि लैम्डा एम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के, और लैम्डा ई क्यू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मेलिटी के। लेकिन हमसे तो वो सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी पूछा है ना, तो मैं सिर्फ इसके लिए देख लूंगा। ठीक है ना। तो देखो यार, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, लैम्डा एम कम हो जाएगा अगर मैं डिक्रीज करता हूँ एम को। गलत बात है भाई। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। दोनों एक साथ ना डिक्रीज होंगे ना ही दोनों एक साथ इंक्रीज होंगे, तो पहला ऑप्शन गलत है। फिर वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज सेम, भाई ये भी बात गलत है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का वेरिएशन सेम नहीं होता है। याद होगा तुमको, मैंने डीबे हक्कल ऑन सेक्रिफिकेशन में मैंने ग्राफ बनवाया था। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो पीक थी वो ऐसे आ रही थी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पीक ऐसे आ रही थी। ठीक है ना। तो वेरिएशन सेम नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। फिर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, बिल्कुल जी। एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, ये बात यहाँ पे सही बता रहा है। ठीक है ना। अब तीसरा सही निकल गया तो चौथे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना। खत्म कहानी वहीं पर, है ना। तो आपका 53 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया है। ठीक है ना। चलो डी ऑप्शन भी देख ले तुम्हारी तसल्ली के लिए। बोला कि कंसंट्रेशन सोल्यूशन का जब जीरो हो जाता है ना, तो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस कहलाती है क्या? नहीं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। मैंने बताया था आपको कि जब हम बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करते हैं तो उस समय जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग पानी के कंपेयर में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। तो कंसंट्रेशन जो होती है सोल्यूशन की जब जीरो की तरफ पहुंच जाती है ना, तो उस समय जो उसकी कंडक्टेंस होती है, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसको हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब नॉट लगा दिया मैंने। ठीक है ना। नॉट लगा दो या ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, एक ही बात है। या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, एक ही बात है यार। ठीक है ना। तो सिंबल बहुत सारे हैं, मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 54, बिल्कुल ये भी वहीं से है। बता नहीं रहा है लेकिन वहीं से है। याद है मैंने फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ाया था। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से है। ठीक है ना। तो टू सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इलेक्ट्रोलाइट, तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक एक्स है और एक वाई है। इनका डाइल्यूशन किया गया, मतलब इन्हें पानी को ऐड किया गया है। पानी कितना ऐड किया है? 500 ml। तो डाइल्यूशन करने पर जो एक्स वाले की लैम्डा एम था वो 1.5 टाइम इंक्रीज हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस। ठीक है ना। 1.5 टाइम इंक्रीज हो रहा है। और वाई की तो 20 टाइम हो रहा है, मतलब वाई की तो हद पार कर दिया ना, सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है। ठीक है ना। वाई वाले की तो सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना। तो एक्स की थोड़ी कम हो रही है, वाई की बहुत ज्यादा हो रही है। इसका क्या मतलब है? देखो मैंने पढ़ाया था तुमको डाइल्यूशन, है ना, मेरा पांचवा फैक्टर था। मैंने कौन कौन से फैक्टर पढ़ाए थे? इंट्रायनिक अट्रैक्शन, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, है ना, पोलैरिटी, टेम्परेचर, डाइल्यूशन, है ना। यही पांच फैक्टर होते हैं जो कंडक्टेंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है, किसके बढ़ने से कंडक्टेंस कम होता है, ज्यादा होता है। वीडियो जाकर देख लेना, सब बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ठीक है। मैंने पहले ही कहा है ये वीडियो उनके लिए है जिनको कॉन्सेप्ट मालूम है। जिनको नहीं मालूम है वो पीछे का वीडियो जाकर देख लो पहले। ठीक है। ओके। ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन में एक्स को डाइल्यूट किया, एक्स को मैंने डाइल्यूट किया, तो उसका लैम्डा एम जो है 1.5 बढ़ रहा है।
और y को डाइल्यूट किया तो भाई 20 टाइम्स बढ़ रहा है ना, 20x लगा दिया मैंने, 20 टाइम्स बढ़ रहा है, इसका मतलब y ज्यादा बढ़ रहा है। याद है मैंने बताया था कि जब डाइल्यूशन करते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसकी भी कंडक्टेंस बढ़ती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोलाइट के बीच में है ना जो फोर्सेज हैं वो वीक हो जाता है ना, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो फोर्सेज होती हैं वो वीक हो जाता है, इनके वीक होने से कंडक्टेंस बढ़ता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या बताया था मैंने, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट आपके पास ए बी है तो ये इसका अल्फा बढ़ रहा था, मतलब ये ए प्लस और बी माइनस मुझे दे रहा था, है ना। तो इसका जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतने ज्यादा आयन मिलेंगे, और जितना ज्यादा आयन मिलेंगे इसकी कंडक्टेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी है भाई? वाई की है। इसका मतलब वाई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसके कंपेयर में एक्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्ट्रॉन्ग है और वाई क्या है? वीक है। तो 54 का आंसर क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? देखो, स्ट्रॉन्ग वीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग आ रहा है, गलत हो गया। ठीक है ना, यहाँ भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, गलत हो गया। वीक स्ट्रॉन्ग है, गलत हो गया, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 55। व्हेन वाटर इज एडेड टू एन aqueous solution of an electrolyte, what is the change in specific conductivity, है ना, of the electrolyte? ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? बोला अगर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है ना, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगी, राइट। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कैसे चेंज होगा, उन्होंने ये पूछा है। तो मैं बताता हूँ आपको, देखो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कह लो या कंडक्टेंस कह लो, एक लैम्डा इक्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मेलिटी ये, है ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000/n। ठीक है ना, तो अगर मैं, और नॉर्मेलिटी आपको पता ही है, नॉर्मेलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, ठीक है ना, अगर मैं वाटर ऐड करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं वाटर ऐड कर देता हूँ, नहीं यार ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिखा हुआ है, सॉरी, ये नहीं है। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसको इरेज करता हूँ। ये कापा के बारे में पूछ रहा है तुमसे, है ना, ये किसके बारे में पूछ रहा है? कापा के बारे में पूछ रहा है, दैट इज कापा। तो कापा क्या होता है भाई? कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई 1 ml सॉल्यूशन। याद है, पढ़ाया था मैंने। कापा क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफर्ड बाई 1 ml सॉल्यूशन। तो 1 ml सॉल्यूशन में अगर पानी ऐड करूंगा तो कंसंट्रेशन आयन की कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन आयन की कम होगा तो उसका कंडक्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर ये कापा भी कम हो जाएगा, है ना। ये तो सिंपली निकल गया यार, पता नहीं क्या क्या सोच रहा था मैं, है ना। मैं पता क्या सोच गया, ये सोच गया था मैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये नहीं है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पूछा है यहाँ पर, मतलब कापा पूछा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये क्वेश्चन हो गया, 55 हो गया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56। ये तो तुम खुद कर लोगे, मुझे बताने की क्या जरूरत है। ग्राफ पूछा है, ए और बी क्या रिप्रेजेंट करता है। याद है जब मैं क्लास में पढ़ा था, मैंने पूछा था कि ऐसा एमसीक्यू आता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और डेट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, है ना। अब देखो स्ट्रॉन्ग और वीक कहाँ कहाँ पर है। तो पहला स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कहाँ गिवन है, देखो यहाँ गिवन है, ये वीक, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, खत्म कहानी। अब ये भी, ये तो पता होना ही चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है। भाई 12th पढ़ रहे हो, 11th में था ये सब, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक क्या होता है। ठीक है ना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाओ। कोशिश करूंगा 60 क्वेश्चन एटलीस्ट करवा दूं, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 57 पे आप आ जाओ। पूछा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द इक्वेशन। बोला है कौन सा इक्वेशन, है ना, ये पूछा है इंडायरेक्टली। सही है ना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है ना, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसमें, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंडक्टिविटी के लिए मुझे अमोनियम चाहिए और OH चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे BaOH2 है और NH4Cl है, BaCl2 है ना। ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है मेरा। ठीक है, एक्चुअली में आपको क्या चाहिए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या करना होगा आपको,
दो चीज लेनी पड़ेगी, एक बेरियम क्लोराइड, एक अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। और एक और लेना पड़ेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो पहले लेता हूँ मैं बी ए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं ये, लैम्डा नॉट ऑफ बी ए ओ एच होल ट्वाइस ले लो आप, बी ए ओ एच होल ट्वाइस, है ना। इसका बताओ ये टूटेगा किसमें, लैम्डा नॉट ऑफ बी ए डाई पॉजिटिव, है ना, और टू टाइम्स ऑफ ओ एच मिलेगा मुझे, मतलब लैम्डा ऑफ ओ एच माइनस, ये मिलेगा। और मुझे इसके अलावा क्या चाहिए होगा, देखो ये सब बातें गिवन नहीं है, मुझे खुद सोचना पड़ेगा, राइट। और मुझे चाहिए बी ए सी एल टू, इसके लिए चाहिए आपको लैम्डा नॉट बी ए डाई पॉजिटिव, है ना, और क्या चाहिए, टू टाइम्स ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सी एल नेगेटिव। और मुझे इसके अलावा एक और चाहिए, अमोनियम क्लोराइड एन एच फोर सी एल। तो ये मैं कहाँ क्यों लिया, क्योंकि मुझे बनाना था अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब भी बनेगा जब इतना मटेरियल आपके पास प्रेजेंट है। तो इसका कंडक्टिविटी कैसे लिखेंगे हम लोग, कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम आयन, मतलब NH4 प्लस प्लस कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, ठीक है ना। अब इनको रीअरेंज करो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, है ना। और इनको करते हुए आपको किसकी निकालनी है, लैम्डा कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NH4OH की निकालनी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो देखो मैंने आपको सब्स्टिट्यूट करना, रीअरेंज करना सिखा रखा है, रिक्वायर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो चाहिए उसको ले लो और जो नहीं चाहिए उसको क्या कर दो भाई, माइनस कर दो, ठीक है ना। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो अमोनियम चाहिए और एक हाइड्रोक्साइड चाहिए, ठीक है ना। तो अमोनियम कहाँ मिल रहा है मुझे, अमोनियम मुझे यहाँ पे मिल रहा है ना, मतलब ये वाली इक्वेशन प्लस होगी। हाइड्रोक्साइड कहाँ मिल रहा है भाई, यहाँ पे मिल रहा है, वो भी टू टाइम्स मिल रहा है, ठीक है ना। मुझे टू टाइम्स तो नहीं चाहिए भाई, एक ही टाइम्स चाहिए, कोई बात नहीं, दो से डिवाइड मार देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला इक्वेशन चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करना होगा, ठीक है ना। और ये इक्वेशन तो चाहिए ही नहीं, तो इस वाले इक्वेशन को क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, है ना। तो सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मुझे चाहिए किसकी, कंडक्टेंस ऑफ बी ए ओ एच होल ट्वाइस, और क्या क्या चाहिए मुझे, ये चाहिए, लेकिन मुझे तो ठीक है ये चाहिए मेरे को, तो इसके लिए आप कर दो, मुझे चाहिए कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मतलब NH4Cl माइनस, ठीक है ना। और क्या नहीं चाहिए, BaCl2 नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए मुझे कंडक्टेंस ऑफ BaCl2, ठीक है ना। अभी भी ये सही नहीं है पूरे तरीके से, ठीक है ना। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि ये मुझे चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने बताया कि OH मुझे क्या चाहिए था भाई, सिर्फ एक ही चाहिए था, ठीक है ना। और यहाँ पे OH कितने हैं, यहाँ पर दो हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं ना कि पूरे इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को जो है, उम, मुझे और क्या-क्या चाहिए? और तो कुछ चाहिए नहीं मुझे। BaOH2 चाहिए और अमोनियम क्लोराइड चाहिए था। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं ना। देखो यार, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 टाइम्स निकल के आ रहा है, इसी में 2 टाइम्स नहीं आ रहा है। तो क्यों ना मैं सिर्फ इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सीधा यहाँ पे 2 लिख करके बात खत्म करूँ, ठीक है ना? और बाकी बाकी में क्या करना है? बाकी में आपको क्या करना है? बाकी में आपको डिवाइड मारना पड़ेगा। इस इक्वेशन को सिंपली तरीके से कैसे समझा जाए? ओहो! देखो फँसा दिया ना इसको, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? तो रीअरेंज करने के लिए मुझे ये इक्वेशन तो पता चल गई है। अब देखो यहाँ पे 2 का लफड़ा पड़ रहा है, OH एक ही है लेकिन यहाँ पे OH 2 है ना? तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ भी करके यहाँ पे 2 लेकर के मुझे आना है, ठीक है ना? तो एक काम करता हूँ, सुनो मेरी बात। OH यहाँ पर 2 है ना? तो क्यों ना मैं इसको 2 से डिवाइड मार दूँ, है ना? तो इसको 2 से डिवाइड मारूंगा तो इसका डिवाइड यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अमोनियम मुझे एक ही चाहिए था, इसको भी डिवाइड मार दो 2 टाइम्स, ठीक है ना। और BaCl2, ठीक है ना, ये भी जो है मुझे BaCl2 में, BaCl2 को तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसको 2 से डिवाइड मार दो। इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो यहाँ से
टू हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना। तो फाइनली मेरा टू तो सबके नीचे आ गया मेरा, ठीक है ना। लेकिन अमोनियम में सिर्फ एक बार दो आ गया। क्यों आ गया देखो, उसका कारण क्या था। क्योंकि देखो इसमें भी 2% था कॉफिशिएंट, इसमें भी 2% था, इसमें कॉफिशिएंट 2% नहीं था। ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरे फॉर्मूले को दो से मल्टीप्लाई किया है और दो से डिवाइड किया है। इस चीज को दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड करने पर ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया है। ठीक है ना। तो सिंपली मैंने दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड कर दिया है, तो कट कटा के मेरा यही आएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में सही है एक बार देख लेते हैं। वैसे एमसीक्यू में इतना नहीं होता है, ठीक है ना। वो सिंपली पता चल जाता है मुझे इक्वेशन देख करके ही। सिर्फ ये वाला इक्वेशन देख लूँ ना मैं, सिर्फ इतना, तो भी मेरा काम बन जाएगा। है ना। देखो मुझे ये नहीं चाहिए BaCl2, ठीक है, BaCl2 नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ इससे मैच कर रहा है, तो मतलब दो तो वैसे ही गलत हो गए। हो गया एलिमिनेशन। अगर मुझे टू का लफड़ा पड़ रहा है तो मैं ऐसे भी चेक कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो सब पे वन 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 है। अब इक्वेशन से पता चल रहा है कि सब पे वन नहीं हो सकता है। तो सिंपली मेरा अंदाजा कहाँ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी पे ही जाएगा। है ना। तो अगर आपको कैलकुलेट करने में कठिनाई आती है तो प्लीज गो टू द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड आपकी कैलकुलेशन और आपकी जान को बचा लेता है। क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है ना। 58 बोला है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaBr। ये तो कुछ है ही नहीं यार, Na और Br। है ना। इसके लिए आप देख लो सामान क्या क्या चाहिए हमें। ठीक है ना। तो NaBr, देखो हमें Na चाहिए और Br चाहिए। ठीक है, राइट। और क्या नहीं चाहिए मुझे, K नहीं चाहिए और Cl नहीं चाहिए, मतलब KCl को माइनस करना पड़ेगा बस। ऑप्शन 20 करेक्ट। ठीक है, कितना आराम से पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 और 60, ठीक है। क्या करूँ, होमवर्क में दे दूं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसको आप कर लेना। मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 59, 60 और इसके नीचे भी और क्वेश्चन है, घबराओ मत। 61, 62, 63, 64 और 65, है ना। मतलब ये 7 क्वेश्चन हो गए, इकट्ठा बता दूंगा मैं। ठीक है, ओके। जब तक ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको अप्लाई करो आप। ठीक है, मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। चलिए, बाय।